मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा बहुत पहले से मालूम है। ठीक है, कब से? बहुत बहुत पहले से, क्योंकि जितना भी पुराने ज़माने में नेविगेशन होता था वो मैग्नेटिक कंपास से होता था, राइट? कंपास से, पुराना जो भी है वो कंपास के थ्रू होता था, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो बहुत पहले से मालूम है, राइट? पहले ही सोचा जाता था कि मैग्नेट एक मैग्नेट होता है। क्या होता था, माइंस में ना एक पत्थर मिलता था, उसको लोड स्टोन बोलते हैं। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती थी उसमें, लाइक उसको अगर पतला करके रख दिया तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से घूमता था, तो उससे कंपास बनाते थे लोड स्टोन से, राइट? तो ये सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, ये सब कुछ पहले से मालूम था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न क्या है? दैट इज़ करंट। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ भी है वो हमेशा करंट की वजह से है। दैट वाज फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंटेड बाय द ऑस्टेड, जो साइंटिस्ट था ऑस्टेड, दैट वाज एक्सपेरिमेंटेड बाय द ऑस्टेड फर्स्ट टाइम। ठीक है, देन लेटर ऑन पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कभी भी कहीं भी है तो उसका कारण करंट ही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही करंट की वजह से होती है। सो देन क्वेश्चन आया कि जो ये एक नॉर्मल बार मैग्नेट टाइप होती हैं, जो मैग्नेट होती है जिनमें करंट नहीं होता, कुछ नहीं, जो परमानेंट मैग्नेट होती है, तो इनमें क्यों है मैग्नेटिक फील्ड? तो देन कोई भी मटेरियल है उसमें एटम्स होते हैं, एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन करंट लूप की तरह होता है। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या है? एक करंट लूप है, तो उस करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यानी कुल मिला के इन द बेसिक सेंस मैग्नेटिक फील्ड अगर कभी भी कहीं भी है तो उसका रीज़न करंट है, राइट? अब वो करंट किस वजह से, दैट्स ए सेपरेट इशू, राइट? ओके, बोलो। क्या बोल रही? करंट वो बताया ना मैंने, उसमें एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो करंट के इक्वल होता है। हाँ, तो इसीलिए सब में होता है, बट कुछ मैग्नेटाइज होते हैं और कुछ नहीं होते। उसका रीज़न हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि मतलब मैग्नेटाइजेशन तो हर एक एटम की वजह से होता है, राइट? एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। क्या बोल रही? क्या बोल रही? सर ऐसे तो सभी मेटल्स में एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, वो सब में होता है, वही मैं बता रहा हूँ। हर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटाइजेशन करता है, लेकिन ओवरऑल मैग्नेटाइज होता है या नहीं होता वो एक डिफरेंट थ्योरी है। ठीक है, वो एक डिफरेंट थ्योरी है, वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, कि क्यों कुछ मटेरियल मैग्नेट नहीं बनते और कुछ मटेरियल मैग्नेट बन जाते हैं, राइट? नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद मैग्नेटिक। गधे, कौन सा था? magnetic field. What is magnetic field? Is the region, हाँ, magnetic field is the region around a magnet or a current carrying conductor. और एक करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट? किसी मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का रीजन, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is represented by B vector. Sir, is the region around the magnet? Now, magnetic field lines
नहीं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? फर्स्ट, टेंजेंट टू फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट, राइट। लाइंस जहाँ पे क्लोजर है वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे कम है। तो ये सारी प्रॉपर्टी सेम है, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, properties of magnetic field lines are same as of electric field line except सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अलावा। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं होती और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप होती है, ठीक है। सो दैट प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर सेम एक्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज लूप्ड। Magnetic field lines are always closed loop, right? Direction of magnetic field. Right hand grip rule. Right hand grip rule, direction of magnetic field. What is right hand grip rule? अगर एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसको राइट हैंड में पकड़ो ऐसे, इस तरह से कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, राइट। इफ अ कंडक्टर इज ग्रिप्ड, if a conductor is gripped in right hand such that thumb is in direction of current such that thumb is in direction of current, then finger represent field lines, then finger represent field lines. How is it? ये हमारा कंडक्टर है, इसमें ये करंट है, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, राइट, इस तरह से, ऐसे देन ऐसे, राइट, एंड दिस विल बी लाइक दिस। ये सब पढ़ा था 10th क्लास में। दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। The field lines are concentric circles, right? Right? This is concentric circles. Now, on right side of wire, on right side of conductor, field is inward. कैसे? ये देखो, ऐसे करंट है तो ये फील्ड लाइन किधर जा रही है? अंदर की तरफ, तो फील्ड इज इनवर्ड। और ऑन द लेफ्ट साइड इट इज ऐसे बाहर आ रही है, सो दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड इज, वाइल ऑन लेफ्ट साइड
while on left side B is outward, राइट ये ऐसे लाइंस ऐसे पूरा घूम रही है, तो इधर से लाइन अंदर घुसेगी, ऐसे पूरा सर्कल करके इधर से बाहर आएगी, तो राइट साइड फील्ड इनवर्ड है और लेफ्ट साइड फील्ड इज आउटवर्ड. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी वेक्टर बेसिकली यही है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया पर यूनिट एरिया. is the number of lines crossing an area per unit area, right? SI unit is Tesla. कितनी लाइंस किसी एरिया को क्रॉस कर रही है, कितनी लाइंस एक यूनिट एरिया को क्रॉस कर रही है. यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर एरिया स्क्वायर एरिया को जितनी लाइन क्रॉस करेंगी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट, पर यूनिट एरिया. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई बी. मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस. कहाँ रहेगी थी? अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, क्रॉसिंग एन एरिया. ये फ्लक्स डेंसिटी है पर यूनिट एरिया. क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मल टू एरिया, यानी एरिया के परपेंडिकुलर या उसका कंपोनेंट लेंगे. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एरिया और ये नॉर्मल टू एरिया, ये एंगल थीटा. ठीक है, तो देन फ्लक्स, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, दैट इज बी डॉट ए. बी डॉट ए ये बिल्कुल वैसी है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट ए, फाई इज बी डॉट ए. इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा. SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर. वैभव नहीं, वेबर. कितना फालतू बोलते हो तुम लोग. SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, राइट. ये था आधे टाइम तो ये बोलती रहती. हाँ बोल बोल. एक तो तेरा माइक आया गड़बड़ है, तो ना माइक चेंज कर. अब बोल. गायब भी हो गई, बोल तो. इंटरनेट बंद. आधे टाइम तो इसमें चला ही जाता है. वहाँ 1 घंटे की क्लास को एडिट करने में मुझे 1.5 घंटा लगने वाला है कम से कम.
फोर्थ, ये ले। इसका फर्स्ट पेज पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, है ना, ठीक है। अभी फर्स्ट पेज तक हुआ है, वो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। उससे आगे नेक्स्ट पेज पढ़ करते हैं। अब ये गायब हो गई, चेंज करूँगा तो आ जाएगी। तुम लोग पूरा टाइम ऐसे ही मजे लेते रहते हो, पढ़ाने भी दिया करो। मतलब मेरे इतने ग्रुप हैं, उसमें बस एक यही ग्रुप सबसे बिगड़ा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज में किसी क्लास में ना आवाज़ नहीं आती, ठीक है। बिल्कुल क्लास शुरू होती है एंड तक कैसे ख़त्म होती है पता नहीं चलता, चाहे वो कोई सी भी क्लास है, A to Z। एक ये इतना खतरनाक ग्रुप है ना, पूरे टाइम। चलो राइट, ठीक है। चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते थे, वन इज कूलम्स लॉ एंड अनदर इज गॉस थ्योरम, राइट। ये दो तरीक़ों से यूज़ करते थे। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लॉ यूज़ करते हैं कॉल्ड एज बायोट सेवर्ट लॉ। और ये लॉ है, क्यों है मुझे भी नहीं पता। बायोट सेवर्ट लॉ, this is to calculate the magnetic field due to a current carrying conductor, right? The law says magnetic field, एक बार नोट कर लेना, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। magnetic field due to current element. Current element is a small part of conductor. Due to current element, a small part of conductor, like ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका एक छोटा सा पार्ट दैट इज IDL, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, पूरे कंडक्टर नहीं, उसके एक छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? उससे R डिस्टेंस पे, उससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे फील्ड, जबकि ये IDL और R के बीच का एंगल थीटा है। सो दैट फील्ड इज गिवन बाय dB is small field due to small current element, is proportional to IDL, ये क्या हुआ? करंट एलिमेंट, साइन थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड R, अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द लॉ, dB proportional to IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। सो dB इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? सुधर जाओ तुम, K तो हर जगह होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम बोलो B स्पेसिफिक सर, ऐसे बताना था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताओ, फिर तुम क्या बताते? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलर होता है, फर्क क्या होता है इसमें, जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी जगह म्यू नॉट होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वो होता था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसकी वैल्यू होती है, सुशांत याद कर लेना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सो हमको तो सब याद रहता है, तू याद कर लेना, ओके। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, दैट इज दिस। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म,
डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, राइट। हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में जस्ट बताने के लिए होता है। डी एल, Yes, sir. राइट। नाउ इसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, राइट। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये सेंटर है और रेडियस आर है, तो ये रेडियस हो गया आर। देन हम इसमें एक करंट एलिमेंट ले लेंगे, ये करंट एलिमेंट हो गया, राइट, आई डी एल। ओके, करंट एलिमेंट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंडक्टर, राइट। So now, angle between IDL and R is 90 degree, क्योंकि IDL क्या है, टेंजेंट टू सर्कल, R क्या है, रेडियस टू सर्कल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, right? So dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin 90 upon R square, ठीक है। sin 90 is 1, sin 90 is 1, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर ओवर द कंप्लीट लेंथ। व्हाट इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ लूप, 2 पाई आर, तो डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई आर। सो देन इट विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया जो बाकी का बचा हुआ, और dl का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 2, एक r से r कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। राइट, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। Now, in this case, direction of magnetic field. This is right hand palm rule. Right hand palm rule है सब कुछ वही, बस नाम अलग अलग बोल देते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ग्रेप रूल, राइट हैंड palm rule, right? What this rule says, if fingers of right hand are curved, if fingers of right hand are curved in direction of current, then thumb represent direction of magnetic field, right? Like ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है,
करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब किधर, ऊपर, फिंगर्स कर्व्ड इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब अपवर्ड, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसे बी वेक्टर, तो ये फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड। magnetic field at axis of circular current carrying coil. Magnetic field at axis of circular current carrying coil, right? It is like this. ये हमारी circular coil है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज एक्सिस एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। द रेडियस इज ए एंड डिस्टेंस इज एक्स, सपोज, ओके। ए रेडियस की कॉइल है, करंट आई, और किस डिस्टेंस पे निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे। वी विल यूज द बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर दैट, बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट बायोट-सैवर्ट लॉ सेज फॉर ए करंट एलिमेंट, ओके। डिस्क्रिप्शन मैं डेरिवेशन में लिखूंगा नहीं, मैं बहुत दिन लिखता रहा, बता चुका तुम्हें कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, राइट। डिस्क्रिप्शन पूरा क्या होता है, अब आज बता रहा हूँ, फिर वो भी नहीं बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ये पूरा डिस्क्राइब करना, क्या है ये, पॉइंट कहाँ है, ठीक है, और फिर जो भी आप एज्यूम करो वो सब कुछ लिखना, ओके। तो यहाँ पे हमने एक करंट एलिमेंट एज्यूम किया, ये एक करंट एलिमेंट एज्यूम किया आई डी एल, राइट। इससे आर, ये डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी डी बी, करेक्ट। डायरेक्शन डी बी की क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, देखो ऐसे लूप है, ओके, और ये एक्सिस पे का ही पॉइंट है यहाँ पे, और ये आर हुआ। नाउ ये करंट एलिमेंट और आर परपेंडिकुलर, राइट, करंट एलिमेंट और आर तो परपेंडिकुलर हो गए, तो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर तो 90 हो गया, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये करंट आ रही है, तो ये एलिमेंट है, ओके, ये लूप ऐसे है, ऐसे, तो एलिमेंट ऐसे होगा ना बाहर को आते हुए, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये करंट एलिमेंट हुआ, अब ये ग्रेप रूल, ऐसे करंट है, सो इट विल बी लाइक दिस वे, तो ये जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इट विल बी लाइक दिस, दैट इज डी बी, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, परपेंडिकुलर टू आर एंड आईडीएल होती है। ये तीन डिफरेंट एक्सिस होती हैं, देखो डी बी वैक्टर फॉर्म में होता है आई डी एल क्रॉस आर। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होता है और इसके भी परपेंडिकुलर होता है, तो आर के परपेंडिकुलर या तो ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, दो ही डायरेक्शन हो सकती है, आर के परपेंडिकुलर या तो इधर को या इधर को, राइट। अब हमने करंट ऐसे ले रखी है, बाहर को करंट ले रखी है, तो ऐसे ऊपर को जा रही होगी ना, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। समझ में आ गया, ठीक है। अब वैल्यू इसकी फॉर्मूले से लिखो, बाई बायोट-सैवर्ट लॉ, कितना हुआ, बाई बायोट-सैवर्ट लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन आई डी एल एंड आर कितना है, 90 डिग्री, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल से है, ओके। ठीक है, अब क्या करो, एक एलिमेंट इसके अपोजिट ले लो,
एक एलिमेंट इसके अपोजिट, राइट। अब ये सर्कुलर है तो ये भी आर होगा ना, ये डिस्टेंस भी आर होगा। और इसकी फील्ड कैसे होगी? इसकी फील्ड ऐसे होगी, डी बी, करेक्ट। ये एलिमेंट कैसे होगा? अगर ये वाला बाहर को आ रहा है तो ये वाला किधर जाएगा? अंदर को। ये अंदर को गया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? नीचे की तरफ को। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब इसके कंपोनेंट करेंगे तो पता है 2 कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और बाकी ऐड हो जाएंगे। ऐसा कुछ एक बार पहले भी किया था, याद है? राइट। ये एंगल एज्यूम कर लो अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा और ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये कितना? अल्फा। अब इसका ये कंपोनेंट कौन सा हुआ? जिससे एंगल बना होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है ना। डी बी कॉस अल्फा। और ये वाला कंपोनेंट हो गया डी बी साइन अल्फा, एंड दूसरा भी डी बी साइन अल्फा। ये तो फिगर हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया, राइट। अब इसमें से कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो गए? कॉस अल्फा, और सारे डी बी साइन अल्फा कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, करेक्ट। नाउ dB cos alpha component, dB cos alpha component due to any two opposite element, due to any two opposite element are equal and opposite, सो कैंसल आउट, तो सारे कैंसिल हो गए, राइट। डी बी साइन अल्फा ऑफ ईच एलिमेंट, डी बी साइन अल्फा ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम एंड इन सेम डायरेक्शन, सबके इक्वल है और सेम डायरेक्शन में है। सो बी इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा कंपोनेंट, राइट। जितने भी डी बी साइन अल्फा कंपोनेंट है उनको ऐड कर दो। एक एलिमेंट एक कंपोनेंट देगा डी बी साइन अल्फा, 2 एलिमेंट 2 कंपोनेंट, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए तो सारे ऐड करने हैं, तो सारे डी बी साइन अल्फा ऐड कर दिए, राइट। डी बी की वैल्यू यहां पे है कितना? μ0/4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर ओवर द लेंथ इंटीग्रेट करेंगे। साइन अल्फा कितना देखना फोटो में, डूम मारो सही में, कहीं साइन अल्फा नहीं पता चल रहा तुमको? ले चश्मा ठीक कर अपना पहले। साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता था बचपन में, हद हो गई। तुम लोगों का ना टेस्ट का इतना फोबिया हो गया कि ये भी नहीं समझ में आ रहा। साइन अल्फा कितना? A/R। ऐसे मत करो, फिर इल्यूजन होता है, फिर मेरे को इल्यूजन होता है। पहले अभी मेरे को लगता है कि बचपन में तुम लोग पढ़ते थे। ठीक है,
राइट। नाउ बाकी सब तो कांस्टेंट है, dl का इंटीग्रेशन पूरी लेंथ ऑफ रिंग कितना, 2 पाई a, रेडियस ऑफ रिंग इज a, तो लेंथ ऑफ रिंग इज 2 पाई a, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 4 पाई r क्यूब और a, म्यू नॉट i a 4 पाई r क्यूब, ये तो आ गया। और dl का इंटीग्रेशन कितना, 2 पाई a। तुम लोग प्लानिंग करना बंद कर लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो 2 पाई कैंसिल, राइट, कितना 2। अब r कितना होगा, देखो जो हमने एज्यूम किया होता है वो कभी भी फॉर्मूले में नहीं आता। हमें a दिया होता, x दिया था, r नहीं दिया होता, r हमने एज्यूम किया, तो r इज इक्वल टू कितना, गुड, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिखो इसके आगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, नहीं, तो r की वैल्यू यहाँ रख दो, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट i, एक ये दो a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ एंड देन 3 पावर, कितना हो गया 3/2। सो दैट इज द फॉर्मूला विच वी ऑलरेडी नोटेड डाउन इन फॉर्मूलास, है ना। एक मिनट, 2 लाइनें और लिख दूँ, फिर आराम से लिखते रहना। स्पेशल केस, फर्स्ट, when x is much greater than a, यानी जो डिस्टेंस है वो साइज से बहुत ज़्यादा है। जब डिस्टेंस साइज से बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें a को नेग्लेक्ट कर दो, तो कितना आ गया, a को नेग्लेक्ट कर दो तो कितना आया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। और ये जो नेग्लेक्ट करते हैं एडिशन में होता है नेग्लेक्ट, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। कभी मल्टीप्लिकेशन में भी जीरो करके सब जीरो हो जाए, ठीक है। सेकेंड, एट सेंटर ऑफ रिंग x इज इक्वल टू 0, एट सेंटर ऑफ रिंग x इज इक्वल टू 0, तो b कितना हो गया, म्यू नॉट i बाई 2a। ये हमने सेपरेटली वैसे डिराइव किया था, ठीक है। अब छाप लो।